चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है सामने जो दिख रहा है ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है ना। तो मेरा सवाल इसमें ये था कि मान लो अगर ये नहीं चलता है तो नहीं चलेगा तो इस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा? स्टैटिक लगेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा? स्टैटिक, ठीक है ना। और अगर अबाउट टू मूव है, अबाउट टू मूव मतलब ना चलने का कंडीशन क्या क्या हो सकता है? अगर इसका M1G ये दोनों फ्रिक्शन से कम रह गया, मतलब FS1 या FS2 का जो सम है, फ्रिक्शन ज्यादा ये कम है, तो चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में तो वैसे भी कोई नहीं चलता है। मान लो अगर लिमिटिंग रहे तो लिमिटिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा? FS मैक्स हो जाएगा। और इसके अगर एक सेकंड, यहाँ भी FS मैक्स ही करना था। FS1 मैक्स, FS2 मैक्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर इससे ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन टोटल मिला के अगर इसके बराबर है, ऐसे स्थिति में क्या होता है? चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। इट में मूव और मे नॉट मूव, हो सकता है चले या हो सकता है नहीं चले। अगर चल भी देगा तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0। और अगर ये वाला इन दोनों से ज़्यादा रहेगा तब तो पक्का चलेगा। और चलेगा तो वो सवाल ऑलरेडी अभी हम बना चुके हैं। चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बता दिए थे, इसका वेट माइनस ये दोनों का फ्रिक्शन डिवाइड बाय टोटल मास। मैं बस ये बताना चाह रहा था इसमें नहीं चलने का क्या कंडीशन हो सकता है। तब जब M1G वाला फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो जाए, या तो कम या तो बराबर, तब नहीं चलेगा, ठीक है। चलो ये भी नोट कर लो, पिछला क्वेश्चन से ही रिलेटेड था ये जो किए थे, लास्ट क्वेश्चन 2014 वाला, नोट कर लो। देखो जैसे कि अगला सवाल दिया हुआ है, 2004 में आया ये, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। इसका नाम है B, इसका नाम है A, मास इसका है 2 kg और यहाँ पर इस सरफेस पर म्यू का वैल्यू है 0.2। कह रहा है कि B का मैक्सिमम मास क्या हो सकता है ताकि ये नहीं चले। B का मैक्सिमम मास क्या हो सकता है फॉर नो मोशन, नहीं चलवाने के लिए। तो देखो क्या है, ये नहीं चलेगा तो इसका वेट बराबर क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा, T बराबर इसका वेट। फिर देखो A का FBD से देखो क्या होगा, इसका मास 2 kg है, इसको टेंशन इधर खींचेगा, नहीं क्यों चल रहा है? क्योंकि पीछे इस पे क्या लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल, नीचे mg। तो ये वाला टेंशन जो है किसके बराबर है? Fs के बराबर है, नहीं चल रहा है इसलिए। और ये Fs क्या होता है याद होगा? Fs मैक्स, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या बराबर। साफ दिख रहा है, नहीं चलने का मतलब ही है साफ साफ कि टेंशन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या बराबर है। ये डायरेक्टो लिख सकते थे, 2 स्टेप में लिख दिए हैं कि टेंशन स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम या बराबर होता है, ठीक है ना। तो Fs की जगह पे T लिख दिए। ये डायरेक्टो लिख सकते थे एक ही स्टेप में, ये टेंशन जरूर क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या बराबर होगा, तभी नहीं चल रहा है।
अब टी बराबर कितना है mvg, तो टी बराबर लिखो mv इंटू जी। fs मैक्स क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू इसका वाला n, इसका वाला n है कितना 2g, 2g है। अब म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है, जी से जी काट दो, तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.2 है, 0.2 इंटू 2, यानी v का मास 0.4 kg अगर है तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। v का मास कितना है 0.4 kg, तो नहीं चलेगा। तो चलने के लिए कितना मास चाहिए होगा, चलने के लिए मास 4 kg से ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू बी का कितना आ जाएगा 0.4 kg, ठीक है। 0.4 kg तक नहीं चलने देगा, 0.4 kg से जैसे ही ज़्यादा मास कर दोगे चलने लगेगा अपने आप, ठीक है। चलो नोट कर लो। अगला सवाल देखिए, ये 1991 का है। इसमें कह रहा है एक टेबल है और एक चेन है, ठीक है। चेन का कुछ हिस्सा ऐसे हवा में है और कुछ हिस्सा टेबल पे है, और ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। इस टेबल का ना फ्रिक्शन दिया हुआ है कोफिशिएंट म्यू। तो कह रहा है कि चेन का कितना % पार्ट हवा में लटक रहा होगा ताकि रेस्ट में रहे पूरा सिस्टम, ठीक है ना। तो what maximum percentage of chain should be in air to maintain, ये लिखे हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, मतलब रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना। अब देखो 100% पूरा चेन है, तो कुछ यहाँ है बाकी यहाँ है, ठीक है ना। तो मान लो टोटल लेंथ है L, ये लेंथ है x, तो बाकी कितना बच जाएगा लेंथ L माइनस एक्स लेंथ बच जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे कर लो, इसको दो ब्लॉक में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसी चीज को मान लो एक ये ब्लॉक है जो हवा में है, और मान लो ये एक ब्लॉक है जो टेबल पे है। तो इसका नीचे की तरफ लगेगा वेट। मान लो टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ में m मास है, 1 यूनिट लेंथ में कितना मास होगा m/l, इसलिए x लेंथ में कितना मास होगा m/l इंटू एक्स। ये इसका मास हो जाएगा इस टुकड़े का, जिसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इसका मास हो जाएगा m/l इंटू एक्स, और वेट हो जाएगा g, ठीक है। मान लो ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये ऊपर वाला ब्लॉक है ये वाला, ठीक है ना, जो कि नहीं चल पा रहा है। तो इसका फ्रिक्शन क्या होगा म्यू mg, ठीक है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, टोटल मास में से इसको घटाना पड़ेगा। ये L माइनस एक्स लेंथ है, तो ऐसे लिख लो m/l इंटू L माइनस एक्स, ये इसका मास हो जाएगा इस वाले का इंटू जी। नहीं चल रहा है तो ये फोर्स है, ये फोर्स आपस में क्या होगा बराबर। मैक्सिमम का मतलब है यहाँ पर हम फ्रिक्शन क्या कर दिए हैं Fs मैक्स, ये चीज क्या किया हुआ है Fs मैक्स किया हुआ है। मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम यहाँ पर वेट लटक रहा होगा, है कि नहीं। तो देखो इसको कर दो बराबर m/l इंटू एक्स जी बराबर म्यू इंटू m/l इंटू L माइनस एक्स इंटू जी। नहीं चलने के लिए देख लेना, ठीक है ना, नहीं चलना है। और मैक्सिमम मास यहाँ पे जो लटका होगा कब, जब इधर क्या लगेगा
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक से कम करोगे तो यहाँ भी मास जो लटकेगा वो कम लटकेगा, ठीक है। अब देखो m/l g से g कट गया तो x बराबर कितना आ रहा है, म्यू इंटू एल माइनस एक्स। अब म्यू जो है ना वो सवाल में दिया हुआ था, म्यू सवाल में दिया हुआ पता है कितना, 1/4 म्यू दिया हुआ है 1/4। बस क्या ही दिक्कत है, हो गया। इसको लिखो x इज इक्वल टू 1/4 इंटू एल माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इक्वल टू एल माइनस एक्स, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू एल, x इज इक्वल टू l/5, ठीक है ना। तो l/5 दैट इज 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% होता है, यानी कितना हिस्सा हवा में लटका होगा, l का 20% हिस्सा जो है वो हवा में लटक रहा होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम, जिससे कि चेन स्लिप ना करे। इससे ज़्यादा जैसी करोगे चेन स्लिप कर देगा, कम रखोगे स्लिप नहीं करेगा, कम करोगे तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगने लगेगा, ज़्यादा करोगे तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा, ठीक है ना। चलो छाप लो। चलिए बच्चों अगला सवाल जो है ना वो है 1992 का। ये मैं आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ। एक कार मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, कार का इनिशियल वेलोसिटी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 इंटू 5/18, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जिस रोड पे वो चल रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, गलती से स्टैटिक लिख दिया है। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है, 0.5 है। वैसे एक बात बताओ, हम पढ़ाए थे जब नहीं दिया रहता है ना, जब नहीं दिया रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट तो हम बताए थे मान लेना कि दोनों बराबर है, तो नहीं दिया तो मान लो कि उतना के बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि ब्रेक लगा दोगे, ठीक है ना, क्या कर दोगे, ब्रेक लगा दोगे तो कितना दूर चल के रुक जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। तो तुम लोग को तो याद है फार्मूला पढ़ाए थे, स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर u²/2 इंटू म्यू जी। तो पुट करो आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, म्यू दिले है 1/2, जी कितना ले लोगे 10, आ गया आंसर 40 मीटर, इतना दूर चलेगा और फिर जाकर के रुक जाएगा। टाइम अगर पूछ दे कितना दूर चल के रुकेगा तो ये भी बताए थे u/म्यू जी, तो 40/1/2 इंटू 10, तो कितना देर चल के रुकेगा, 8 सेकंड चल के रुक जाएगा, ठीक है ना। हो गया ये। चलो एक सवाल है 2001 ईस्वी में पूछा है, ठीक ना। कह रहा है कि एक ट्रक है, मान लो क्या एक ट्रक है ऐसे, ठीक है। ये ट्रकवा जो है ना चल रहा है कितना के एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 1 किलोग्राम का, और ये जो सरफेस है ना इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.6, ठीक है। तो कह रहा है कि इस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स बताइए, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन
1 kg ब्लॉक, इस पे बताना है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो देखो बाबू, कभी भी ब्लॉक वाला इस तरीके का सवाल रहे, इवन कोई भी सवाल रहे, तो पहले चेक करना कि क्या ये इसके सरफेस पे स्लिप करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना, स्लिप कर जाएगा तो अलग कहानी होगा, और नहीं स्लिप करेगा तो अलग कहानी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो, अब हम यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहे हैं, यहां से इसको अलग करके दिखा रहे हैं। टरक आगे जा रहा है ना, तो टरक यदि आगे जा रहा है तो ट्रक पे जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे लगेगा। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों एक साथ चल रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। लेट अस अज्यूम बोथ मूव टुगेदर, ऐसा मान ले कि दोनों एक साथ ही चल रहा है, तो एक्शन रिएक्शन से इस ब्लॉक पे यही फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। ठीक है, अब ये देखो आप, Fs इस पे बता रहा हूँ, Fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 1 kg, और तो कोई फोर्स है नहीं आगे के डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन अगर साथ में चल रहा है तो कितना हो गया? 5। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन चाहिए साथ में चलने के लिए। अब ये देखो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। अभी अभी हमने चेक किया था, म्यू दिया हुआ था कितना? 0.6 इंटू 1 इंटू 10, यानी कि 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन तक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। जरूरत कितना का है? 5 न्यूटन का। तो जरूरत पूरा हो जाएगा, यानी कि कोई स्लिपिंग नहीं होगा। तो हम जान गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है? नो स्लिपिंग हो रहा है। तो नो स्लिपिंग हो रहा है तो दोनों कैसे चलेगा? साथ में चलेगा। और साथ में चलेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? स्टैटिक, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। नो स्लिप पे जो फ्रिक्शन है वो क्या रहेगा? स्टैटिक, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना? 5 न्यूटन। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो इस सवाल में हम करोड़ों ऑप्शन अलग अलग बता सकते हैं, जैसे कि म्यू बदल देंगे, ब्लॉक का मास बदल देंगे, ट्रक का एक्सेलरेशन बदल देंगे। ऐसे बदल बदल के कई सारा क्वेश्चन इसमें हो सकता है। ठीक है ना, जिसमें कभी स्लिप करेगा कभी नहीं करेगा। जैसे एक्सेलरेशन 5 से कम ले लो, 4 3 2 1, तो उस हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी कम आ जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है ना, और बाकी सब कुछ वैसे सेम रख दोगे तो स्लिप नहीं करेगा। लेकिन सोचो कि अगर एक्सेलरेशन 6 कर देते तब क्या हो जाता? स्टैटिक फ्रिक्शन का नीड 6 न्यूटन होता, और मिल भी रहा है 6 न्यूटन, तब तक स्लिप करने वाला वही सिचुएशन हो जाता, हाना हाना वाला। याद है ना, लिमिटिंग पे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन यदि एक्सेलरेशन 7 कर देते तब मुद्दा गड़बड़ा जाता है ना, क्योंकि नीड पड़ जाता फिर 7 न्यूटन का, मिलेगा कितना? 6 न्यूटन। इन दैट केस स्लिपिंग होने लगता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पता है किसमें? 2 ब्लॉक सिस्टम में। ठीक है, 2 ब्लॉक सिस्टम है क्वेश्चन, उस पर मॉड्यूल में करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो रहने देते हैं इसको। ठीक है ना, 2 ब्लॉक सिस्टम में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। अगला सवाल बच्चों जो है ना, वो 2002 का है। देखिए बच्चों, सामने सवाल है, ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिए हैं, म्यू दिया हुआ 1/2, तो एक्सेलरेशन कितना है? अब देखो, मैं सिखाया था जब कुछ नहीं मेंशन रहे, म्यू के म्यू एस, तो दोनों बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ म्यू इक्वल टू हाफ दिया है ना, तो मान लो कि यही म्यू के है, यही क्या है? म्यू एस है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कि पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। चलवाना अगर है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज़्यादा इसको करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो, क्या हो जाएगा? म्यू एम जी, यानी कि 1/2 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 50 न्यूटन। तो पीछे का जो फ्रिक्शन लगेगा वो 50 न्यूटन लगेगा, और आगे से आप क्या कर रहे हैं? 100 लगा दे रहे हैं।
इसका मतलब मूवमेंट पक्का है, ये क्या करेगा, सर्टेनली मूव कर जाएगा आगे की तरफ। जैसे मूव करने लगेगा तो ये फ्रिक्शन क्या बनेगा, काइनेटिक। इसका भी मैग्नीट्यूड होगा तो 50 है, आ गया एक्सेलरेशन बराबर 100 माइनस 50/10, यानी कि कितना, 5। दैट्स इट। अगर आप 50 से कम लगाते तो नहीं चलता, 50 से ऊपर कुछ भी लगा दे, 60 70 80 90 सब में चलेगा। 50 से नीचे में एकदम नहीं चलेगा। अब 50 पे जब चलेगा तो आपको याद है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। 50 पे दोनों सिचुएशन होता है, बताया इतना, चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। अगला सवाल बच्चों 2007 का है। बहुत आसान है। कर एक ब्लॉक है, इसको इस तरफ कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दिए हैं और आगे जाके रुक जा रहा है, तो ये कितना समय के लिए चला है ये बताना है। तो ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं हम, चलेगा आगे तो फ्रिक्शन कहाँ लाएगा, पीछे, म्यू के इंटू एम जी लाएगा ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल है v, माइनस एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, म्यू के इंटू जी, निगेटिव में आएगा, ये v बराबर u प्लस ए टी लगा हुआ है, तो यहाँ से t बराबर दिख रहा है ना, v अपन म्यू के इंटू जी। ये भी थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ाए हुए थे हम, ठीक है ना। इसमें लगा दिए फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, नोट कर लो। अगला सवाल 2010 में आया है, ये आपको हम थ्योरी में पढ़ा दिए थे यार, आज ही तो पढ़ाए थे थ्योरी में। मान लो कि ये चल रहा है और इसके साथ एक ब्लॉक है और ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि कितना होगा। तो मैं आपको पढ़ाया था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा फ्रिक्शन, यहाँ पे याद है ना कांटेक्ट बनेगा इन दोनों के बीच में, जो कि इसको इधर पुश करेगा n से, ठीक है। और ये ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट में है, तो इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा। तो आप लिखिएगा n बराबर m ए, राइट साइड जा रहा है इसलिए, एंड आप लिखेंगे fs बराबर आप क्या लिखिएगा mg। फिर आप ये लिखिएगा कि fs हमेशा क्या होता है, fs मैक्स से कम या बराबर, fs को लिख दीजिए mg। देखिए बच्चों, तो fs मैक्स को आप क्या लिखिएगा, म्यू n लिखिएगा, n बराबर mg मत लीजिएगा, n बराबर क्या लिखना है आपको, ma लिखना है। तो mg लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम ए, एम से हम काट दिए, यहाँ से ए दिख रहा है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू। ये आपको थ्योरी में भी हम पढ़ा चुके थे, ठीक है। ये पूछा है 2010 में, छाप लीजिए। देखिए अगला सवाल 2011 में पूछा गया है, कन्वेयर बेल्ट का सवाल है 2011। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, वैसे तो हर एक चीज ध्यान से ही समझना है, इसको भी समझ लेना है। ये घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। आप लोग कभी न कभी तो आटा पिसाने वाला, गेहूं पिसाने वाला चक्की देखे होंगे ना, उसमें ऐसा ही कोई सिस्टम होता है ना, बेल्ट होता है, बेल्ट घूमते रहता है, दो गो चक्री के बीच में घूमते रहता है ना, ये वही, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट जो है ना चल रहा है, तो कन्वेयर बेल्ट का जो वेलोसिटी है ना वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ये कन्वेयर बेल्ट है। देखिए बच्चों, बीच में ना डिस्टर्ब हो गया तो पता नहीं, वीडियो दोबारा बना रहे। तो दिया हुआ है कि ये कन्वेयर बेल्ट जो घूम रहा है ना, इसका वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक ब्लॉक को आप इस पे रखिए,
तो ब्लॉक को जब आप रखेंगे तो पहले तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक कन्वेयर बेल्ट के साथ चलने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही रखिएगा तो बेल्ट आगे चल रहा है तो बेल्ट पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ब्लॉक पे आगे लगने लगेगा। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, धीरे धीरे ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ाएगा, बढ़ाते बढ़ाते इक्वल कर देगा कन्वेयर बेल्ट के। क्यों? फ्रिक्शन का डिफिनेशन याद करिए, ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। तो फ्रिक्शन को तकलीफ है इस बात का कि इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी क्यों अलग है, तो वो यही चाहेगा कि दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो कुछ दूर ये ऐसे चलेगा और कुछ देर ये चलेगा। तो सवाल यही पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ये ब्लॉक चलेगा तब तक जब तक कि वो रेस्ट में आ जाए। किसके रिस्पेक्ट में? कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में। मैंने साफ साफ लिख दिया है, रेस्ट में आएगा लेकिन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसके रिस्पेक्ट में? बेल्ट के रिस्पेक्ट में आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट। इसका मतलब है इसका अंत में वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी बेल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंसेप्ट लिख दिया, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन जो ब्लॉक पे लाएगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इसका वेलोसिटी को। कब तक इंक्रीज करेगा? जब तक कि ब्लॉक का वेलोसिटी इक्वल ना हो जाए। किसके इक्वल? वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट के इक्वल ना हो जाए। ये कंसेप्ट है। ये कहां से कंसेप्ट लाए हैं? क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, तो फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए। ठीक, तो कर देते हैं। आप ये देखिए, आप पढ़े हैं ना, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू के इनटू एन, एन बराबर एम जी, एम से एम कट गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया, म्यू जी। म्यू दिया है हाफ, जी होता है 10, तो 5 आ गया। थर्ड इक्वेशन लगाइए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का कितना होगा, 0। अब फाइनल वेलोसिटी कन्वेयर के बेल्ट के बराबर इसका हो जाएगा 4, और 2 इंटू एक्सेलरेशन 5 है, डिस्टेंस आ गया 0.4 मीटर। कितना समय के लिए चला, तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा दिए, v 2 है, u 0 है, a है 5, dt तो t आ गया 2/5, दैट इज 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, छाप लीजिए।